हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है तलाक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिवोर्स। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टॉपिक हमारा तलाक या डिवोर्स। तलाक की बात करें, तलाक एक अरबी शब्द है जिससे हमारे तलाका से लिया गया है। आप इसे याद रखें, तलाक एक अरबी शब्द है जिसे हमारे कहाँ से लिया गया, तलाका से, जिसका अर्थ होता है मुक्त होना। एक परिवार के अंदर पति पत्नी साथ रहते हैं, तलाक के कारण वो एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं और इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डिवोर्स कहा जाता है। हिंदी में तलाक कोई शब्द नहीं होता। क्या हिंदी में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं होता? क्यों? क्योंकि परंपरागत हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और इसे ऐसा संस्कार माना जाता है जिसे किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। हिंदी में इसके लिए क्या परित्याग या फिर विवाह विच्छेद शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या परित्याग या फिर विवाह विच्छेद का प्रयोग किया जाता है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तलाक जैसे शब्द का कोई प्रयोग नहीं होता है। इलियट और मेरिल के अनुसार इलियट और मेरिल के अनुसार देखें तो तलाक क्या है? विश्वास की समाप्ति, प्रतिज्ञा को तोड़ना या फिर गंभीर मोह भंग होना हमारे तलाक की स्थिति है। तलाक क्या हमारे विश्वास की समाप्ति, प्रतिज्ञा को तोड़ना या फिर गंभीर मोह भंग होना हमारे क्या तलाक कहलाता है। परिभाषा के अनुसार देखें तो पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों की या पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों की कानूनी और सामाजिक दृष्टि से समाप्ति ही तलाक कहलाती है। कानूनी या फिर हमारे सामाजिक दृष्टि से समाप्ति क्या कहलाती है? तलाक कहलाती है। तलाक हमारे पति पत्नी के बीच वैवाहिक समायोजन की विफलता का परिणाम है कि पति पत्नी आपस में सांठ गांठ नहीं बैठा पा रहे, समायोजन नहीं बैठा पा रहे, जिसका परिणाम क्या होता है? तलाक होता है। बात करें भारत में तलाक या विवाह विच्छेद का इतिहास। इतिहास की बात करें तो भारतीय समाज में विवाह विच्छेद के प्रमाण प्राचीन काल में भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ये आधुनिक तलाक से थोड़ा सा अलग था। प्राचीन काल में देखें, जैसे हमारे मनु, कौटिल्य, नारद, बृहस्पति या पाराशर, इन सब ने अपनी अपनी कृतियों में, अपनी अपनी पुस्तकों में विवाह विच्छेद का वर्णन किया था और विभिन्न परिस्थितियों में विवाह विच्छेद करने और दूसरा विवाह करने की अनुमति भी दी थी। तो कैसी कैसी परिस्थितियां हैं जिसमें आप विवाह विच्छेद कर सकते हो और दूसरा विवाह कर सकते हो, इनके बारे में भी बताया था कि इन्होंने प्राचीन काल में मनु, कौटिल्य, नारद, बृहस्पति और पराशर जैसे हमारे ऋषियों ने। तो ये दिखाता है कि कुछ शर्तों के साथ विवाह को समाप्त करना एक प्रथा रही है हमारे प्राचीन काल में भी। परित्याग या डेजर्शन की बात करें तो परित्याग किसे कहते हैं? तो पति या फिर पत्नी दोनों की ओर से, पति पत्नी दोनों की ओर से अनौपचारिक रूप से एक दूसरे को छोड़ने या फिर भूमिका निर्वहन करने से मना कर देना, कि पति मना कर दे या पत्नी हमारी अपनी भूमिका निर्वाह करने से मना कर दे, तो हमारे परित्याग कहलाता है। तो ये परित्याग अस्थायी भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है। तो परित्याग हमारे स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात करें तो ये क्या कहता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या कहता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत में हिंदुओं के लिए विवाह और तलाक से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ आप इसे याद रखना, हिंदू विवाह अधिनियम में हमारे बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं। क्या इसी के अंदर हमारे बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं? तो इसी के अंदर हमारे विवाह और तलाक से संबंधित कानूनों को बताया गया है। इसे हमारे 1976 में एक बार संशोधित भी किया गया है। धारा 13 की बात करें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की मांग किन किन आधारों पर की जा सकती है? देखिए, पहला आधार आता हमारा कौन सा? व्यभिचार, मतलब एडल्ट्री। जीवन साथी का विवाहेतर संबंध बनाना, मतलब दूसरे के साथ संबंध बनाने के आधार पर तलाक हो सकता है। तो ये हमारे कुछ आधार है जिसके आधार पर हमारे तलाक हो सकता है। दूसरा आधार आता हमारा क्रूरल्टी, मतलब क्रूरतापूर्ण व्यवहार, तो शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जाती है, इस आधार पर भी तलाक हो सकते हैं। तीसरा परित्याग, मतलब डेजर्शन, मतलब कम से कम 2 साल की अवधि के लिए, या कम से कम 2 साल की अवधि के लिए जीवन साथी के द्वारा स्वेच्छा से छोड़ दिया जाना परित्याग कहलाता है। चौथा आता हमारा कौन सा? धर्मांतरण, मतलब कन्वर्जन, तो जीवन साथी के द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित होना, इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। मानसिक विकार, अनसाउंड माइंड की बात करें तो गंभीर और हमारे असाध्य मानसिक बीमारी हो तो भी तलाक लिया जा सकता है। कुष्ठ रोग, मतलब लेप्रोसी हो, तो जैसा हमारा कुछ असाध्य कुष्ठ रोग होता है जिनका इलाज नहीं हो सकता है, उसके लिए भी तलाक लिया जा सकता है। यौन रोग हो, मतलब वेंड्रनल डिजीज हो, मतलब जिससे हमारे संक्रामक यौन रोग हो, तो भी आप तलाक ले सकते हो। फिर अगला कारण आता है हमारा कौन सा? अवैध संबंध बनाना, लिविंग इन एडल्ट्री, तो जीवन साथी के का लगातार व्यभिचार में रहना, दूसरों के साथ संबंध बनाना, तो ये भी हमारे क्या तलाक का कारण बन सकता है। संन्यास ले लिया हो, दोनों में से किसी ने एक संन्यास ले लिया, तो जीवन साथी का सांसारिक जीवन त्याग करके संन्यास लेना, ये भी हमारे तलाक का कारण बन सकता है। या फिर देखें तो दूसरा विवाह करना, तो पहले विवाह के जीवित रहते, क्या पहले विवाह के जीवित रहते दूसरा विवाह कर लेना, मतलब एक तरह से बहु विवाह करना भी तलाक का कारण बन सकता है। 7 साल तक लापता हो,
यदि आपका जीवन साथी 7 साल तक लापता हो, इसके बारे में अता पता ही ना हो, तो उससे अधिक समय से भी लापता 7 साल या उससे अधिक समय से लापता हो और उसकी कोई सूचना ना मिले, तो ये भी तलाक का कारण बन सकता है। वैवाहिक कर्तव्यों का न निभा पाना, जीवन साथी के द्वारा वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा न कर पाने में असमर्थ होना। क्या जीवन साथी के द्वारा वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ होना भी तलाक का कारण बन सकता है। प्रार्थी ने दूसरे पक्ष को पिछले 2 वर्ष से छोड़ दिया हो। प्रार्थी ने दूसरे पक्ष को क्या है, पिछले 2 वर्ष से छोड़ दिया हो, ये भी तलाक का कारण बन सकता है। लेकिन ये क्या है, परित्याग की तरह ही है, लेकिन इसमें प्रार्थी खुद छोड़ता है। जो प्रार्थी है, वो खुद छोड़ रहा है, जबकि तुम्हारे परित्याग में क्या दूसरा उसे छोड़ रहा है। यदि विवाह के पश्चात पति बलात्कार या पशुता का अपराधी हो, या पति क्या बलात्कार का या फिर पशुता का अपराधी हो, तो भी तलाक लिया जा सकता है। तो पति के द्वारा बलात्कार या सडोमी ये अपराध किया जाता है कि बलात्कार या फिर सडोमी का अपराध हो तो भी तलाक लिया जा सकता है, जिसे पशुता भी कहते हैं। पशु के साथ सेक्स करना, तो इसी ऐसा अपराधी हो यदि पति, तो भी तलाक लिया जा सकता है। बाल विवाह के मामले में यदि लड़की की आयु विवाह के समय 15 वर्ष से भी कम है, विवाह के समय 15 वर्ष से भी कम है, तो वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले तक विवाह समाप्ति के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है, कह सकती है कि 18 वर्ष से पहले की मेरी शादी को नकार दिया जाए। तो ये तुम्हारी क्या थी, 13 ख। 13 ख क्या, ये थी हमारी कौन सी 13, धारा 13 के अंदर ग्राउंड बताए गए थे जिनके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। अब आते हैं हमारे 13 ख। 13 ख क्या कहती है, आपसी सहमति से तलाक लेना, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो पति पत्नी क्या है, हमारे पारस्परिक सहमति से, पति पत्नी अपनी पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद कर सकते हैं। यदि पिछले 1 वर्ष से वो ये ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि उनका साथ साथ रहना अब संभव नहीं है, अथवा 1 वर्ष से भी अधिक समय से वो अलग अलग ही रह रहे हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट के जरिए वो डिवोर्स या आपसी सहमति से वो तलाक ले सकते हैं, धारा 13 ख के जरिए। फिर बात करें विवाह का असुधारणीय विघटन, या विवाह का असुधारणीय विघटन की बात करें, इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की बात करें इसकी, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिससे हमारे भारतीय न्यायपालिका ने विकसित किया है। कौन सी, विवाह का असुधारणीय विघटन की बात करें, इसमें हमारा केस आया था, केस कौन सा था, आर श्रीनिवास बनाम आर संहिता मामला। आर श्रीनिवास बनाम क्या, आर संहिता मामला आया था। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह का असुधारणीय विघटन, मतलब कि पति पत्नी के बीच संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि अब उनके बीच आपसी सामंजस्य बैठाना, सहजीवन करना या पुनर्मिलन की कोई भी संभावना नहीं बची है। ये संबंध अब किसी भी प्रकार से सुधारा नहीं जा सकता। इस आधार को मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दिया था, किस मामले में, आर श्रीनिवास बनाम आर क्षमता मामले में। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए कहा, इसका अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए कहा कि जिन मामलों में वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अव्यवहार्य, मतलब अनवर्केबल, और भावनात्मक रूप से मृत प्राय, मतलब इमोशनली डेड हो चुके हैं, यानी कि जिनमें सुधार की कोई संभावना ना हो या फिर अपूर्ण रूप से टूट चुके हैं, उन्हें विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है। और ये शक्ति उन्हें किससे मिलती है, अनुच्छेद 142 से, जो क्या कहती है, न्याय करने की सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है। कि मतलब न्याय करने की जो शक्ति है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास, तो वह हमारे कहाँ से आती है, अनुच्छेद 142 से आती है, जिसके जरिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन मामलों में वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अव्यवहार्य हो चुके हैं, साथ ही साथ क्या है, भावनात्मक रूप से मृत प्राय हो चुके हैं, मतलब इमोशनली डेड हो चुके हैं, जिनमें सुधार की कोई भी संभावना नहीं है या फिर अपूर्ण रूप से टूट चुके हैं, उन्हें भी हम विवाह विच्छेद का आधार मान सकते हैं। अब हम देखेंगे मुस्लिमों में तलाक कैसे होता है। तो मुस्लिम कानून में तलाक की बात करें, ये तो हमने हिंदुओं के तलाक की बात की थी। तो मुस्लिम कानून मतलब शरिया में तलाक को कुछ श्रेणी में बांटा गया है। तो मुस्लिम कानून विशेषज्ञ ने तलाक को 4 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में बांटा है। 4 श्रेणियों की बात करें तो पहला तलाक पति के द्वारा दिया जाता है तलाक, दूसरा पत्नी के द्वारा तलाक, तीसरा आपसी सहमति से तलाक, और चौथा हमारी न्यायिक प्रक्रिया से तलाक की बात करें। पहले हम देखेंगे पति के द्वारा दिए गए तलाक की बात करें। जिसकी बात करें तो ये कौन-कौन से तलाक है, जिसमें हमारे 2 तरह के तलाक शामिल होते हैं। कौन-कौन से? एक तो तलाक-ए-सुन्नत और एक तलाक-ए-बिद्दत। 2 तरीके के तलाक है किसमें? मुस्लिम समुदाय में, जो हमारे पति के द्वारा दिए जाते हैं। पहला आता है तलाक-ए-बिद्दत। इसी को हमारे ट्रिपल तलाक या फिर इंस्टेंट तलाक भी कहते हैं। तो मुस्लिम पति के द्वारा तुरंत 3 बार यदि तलाक, तलाक, तलाक बोलकर तलाक की घोषणा की जाती है, तो इसे तलाक-ए-बिद्दत कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है। किस मामले में? सायरा बानो केस में 2017 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है, ट्रिपल तलाक को, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा होता है तलाक हसन या फिर तलाक सुन्नत। ये सबसे सही तरीका होता है तलाक का, क्या जो पति के द्वारा दिया जाता है उसका नाम कहते हैं तलाक हसन या तलाक सुन्नत। ये सबसे सही तरीका है। तो पति क्या क्रमिक रूप से तुहर की अवधि, ये क्रमिक पति क्या क्रमिक रूप से तुहर की अवधि, जब महिला
मासिक धर्म से मुक्त होती है, मतलब जब उसका मासिक धर्म नहीं आ रहा हो, उस दौरान 3 बार अपने पति को तलाक कहता है। तो उस दौरान क्या पति क्या 3 बार अपने पति को तलाक कहता है, और प्रत्येक तलाक के बीच में 1 महीने का अंतराल होता है, मतलब लगातार 3 महीनों तक तलाक कहता है। तो और सुलह का प्रयास यदि विफल हो जाए, 3 बार तलाक कहता है 3 महीनों तक, और उस दौरान 3 महीने के दौरान सुलह के प्रयास विफल हो जाएँ, तो उसे विवाह विच्छेद मान लिया जाता है। इसमें दोबारा विवाह के लिए निकाह हलाला से होके गुजरना पड़ता है। क्या यदि यदि पति उसी पत्नी से, उसी लड़की से दोबारा से शादी करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? निकाह हलाला से होके गुजरना पड़ेगा। अब ये निकाह हलाला क्या होता है? तलाक के पश्चात अपने पूर्व पति से पुनः विवाह करने से पहले, या तलाक के पश्चात अपने पूर्व पति से पुनः विवाह करने से पहले महिला को किसी अन्य पुरुष से विवाह करके तलाक लेना पड़ता है, तभी वह उससे शादी कर सकता है, नहीं तो नहीं। उस महिला को किसी और से शादी करनी पड़ेगी, फिर उससे तलाक लेना पड़ेगा, तब जाके वो वापस उससे शादी कर सकता है, नहीं तो नहीं होगी। इसे हम कहते हैं निकाह हलाला। अब इसमें एक और तरीका हमारा तलाक एहसन, जो पति के द्वारा तलाक लिया जाता है, तो उसमें हमारा एक तरीका और है तलाक एहसन। ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है मुस्लिम समुदाय में तलाक का। तो पति द्वारा एक बार तलाक बोलने के पश्चात पति और पत्नी 3 महीने, मतलब इद्दत की अवधि तक साथ-साथ रहते हैं। पति गवाहों की मौजूदगी में बोलकर या फिर शारीरिक संबंध के द्वारा तलाक वापस ले सकता है। एक बार यदि पति शारीरिक संबंध बना लेता है, तो तलाक खत्म मान लिया जाता है। अन्यथा 3 महीने के बाद अपने आप तलाक हो जाएगा, और इसमें पुनर्विवाह हेतु निकाह हलाला की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, केवल गवाहों की मौजूदगी में एक बार बोल दे कि मैंने तो तलाक गलती से कह दिया था, मुझे तो वापस तलाक को वापस लेना है, तो भी ठीक है, या फिर शारीरिक संबंध के द्वारा भी तलाक को वापस ले लिया जाता है। और ऐसा नहीं होता तो 3 महीने बाद तलाक हो जाएगा, और इसमें हमारे निकाह हलाला की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम कहते हैं तलाक एहसन, जो सबसे बेहतर तरीका है। और इसमें तलाक केवल एक ही बार बोला जाता है। ये तो हमने पति के द्वारा लिए गए तलाक की बात की। अब बात करें पत्नी के द्वारा लिए गए तलाक की, तो ये तभी संभव है जब पति ने अतीत में पत्नी को तलाक देने के लिए अधिकृत कर दिया हो। मतलब शादी के टाइम पे ही पति ने कह दिया हो कि पत्नी को कि वह कभी चाहे तो तलाक दे सकती है। ये अधिकार दिया है पति ने, तभी वो पत्नी तलाक ले सकती है। और ऐसे तलाक को हम क्या बोलते हैं? तौफीज कहते हैं। ऐसे तलाक को क्या बोलते हैं? तौफीज कहते हैं। यानी पति ने अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार दे रखा हो, तभी पत्नी तलाक ले सकती है, नहीं तो नहीं ले सकती। फिर बात करें आपसी सहमति से तलाक, तो जिसे हम कहते हैं खुला, खुला मौका है, भैया तलाक ले लो। यानी आपसी लेन-देन की शर्तें पति-पत्नी के बीच में होती है कि पति क्या लेगा और पत्नी क्या लेगी। तो इस आधार पे हमारे क्या आपसी सहमति से तलाक होता है। इसमें पत्नी पति को कुछ मुआवजा देकर तलाक लेती है, या इसमें पत्नी पति को क्या कुछ मुआवजा लेकर तलाक लेती है। फिर मुबारत की बात करें, तो ये आपसी सहमति से होने वाला तलाक है जिसमें पति और पत्नी दोनों अलग होने का फैसला लेते हैं, और इसे पुनर्विवाह के लिए निकाह हलाला की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे मुबारत, मुबारत क्या है? आपसी सहमति से होने वाला तलाक है। तो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होने वाला तलाक की बात करें, तो मुस्लिम विवाह विघटन विघटन अधिनियम 1939, इसके आधार पर देखें तो इसके माध्यम से पति पत्नी एक दूसरे को अदालत के माध्यम से भी तलाक दे सकते हैं। जब पति पत्नी को यह लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते, तो अदालत के माध्यम से याचिका दायर करके वो एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। अब तलाक के मामले में कौन कौन से केस हुए हैं, कौन कौन से अधिनियम है, उनकी बात करें। सबसे फेमस केस हुआ था हमारा शायरा बानो केस। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का शायरा बानो केस की बात करें 1985 का, जो हमारे राजीव गांधी के समय आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता हेतु नियम बनाने के निर्देश दिए थे। कितने? मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता के लिए नियम बनाने के निर्देश दिए थे किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। किस मामले में? शायरा बानो केस में 1985 में। तो सेम टू सेम ये शाहबानो था, ध्यान रखना 1985 में शाहबानो था, और 2017 में सायरा बानो है। आप इसे याद रखेंगे, दोनों अलग अलग है। तो 2017 में सायरा बानो केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस यही निर्देश दिए और कहा 3 तलाक मतलब तलाक की बिद्दत को हमारे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब बात करें 2019 का मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की बात करें, ये क्या कहता है? इसमें हमारा इंस्टेंट तलाक मतलब 3 तलाक या तलाक की बिद्दत को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, और इसे एक संज्ञेय अपराध बताया गया है जिसमें 3 साल की सजा हो सकती है। क्या 3 साल की सजा हो सकती है तलाक के बिद्दत में? विवाहित महिला, उसके रक्त या फिर वैवाहिक संबंध से जुड़े व्यक्ति इसमें मामले में केस दर्ज करा सकते हैं। खुद विवाहित महिला, उसके रक्त संबंधी या फिर विवाहित संबंध से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति इस मामले में केस दर्ज करा सकते हैं। लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया गया 3 तलाक गैर कानूनी होगा।
या तो मौखिक कहा गया हो, लिखित में कहा गया हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब व्हाट्सएप कर दिया, या मैंने 3 तलाक, 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 तलाक लिख के पत्नी को व्हाट्सएप कर दिया, तो इस तरह की जो हरकतें होगी ये गैर कानूनी होगी। अगर मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि जमानत देने के पर्याप्त आधार है, तभी जमानत दी जा सकती है, नहीं तो गैर जमानती है ये क्या होगा, गैर जमानती है, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो। महिला गुजारा भत्ता पाने के लिए अधिकृत है, महिला इसके लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है। अपने अवयस्क बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए भी अधिकृत है, महिला क्या हमारे अपने अवयस्क बच्चों की कस्टडी के लिए अधिकृत है। अब बात करें तलाक क्यों होता है, तलाक के कारणों की बात करें तो तलाक के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। तो कारणों में पहला कारण आता है हमारे आपसी विचारधारा में विरोध। पति पत्नी के विचारों, मूल्यों और जीवन शैली में यदि गंभीर मतभेद है तो तलाक हो सकता है। अनुचित व्यवहार और हिंसा हो, तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या यौन हिंसा हो। तीसरा कारण आता है हमारा मानसिक और शारीरिक रोग। किसी एक साथी के साथ गंभीर या असाध्य रोग जुड़ जाए, मतलब साथी में से किसी एक के कोई गंभीर या असाध्य रोग हो जाए तो भी तलाक हो सकता है। अगला कारण आ सकता है हमारे कौन सा, व्यभिचार, मतलब अवैध संबंध बनाना। शादी के बाद अवैध संबंध बनाने की वजह से भी तलाक हो सकते हैं। रिश्तों में अलगाव की बात करें तो भावनात्मक दूरी हो, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते, संचार की कमी, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, या फिर एक दूसरे के प्रति उदासीन हो जाए तो भी तलाक हो सकता है। शारीरिक विकार की बात करें, पति यदि नपुंसक हो जाए, पत्नी यदि बांझ हो जाए, या फिर अन्य कोई गंभीर शारीरिक अक्षमता आ जाए तो इसकी वजह से भी तलाक हो सकते हैं। नशा प्रवृत्ति की बात करें, पति पत्नी दोनों में से कोई भी शराब, ड्रग्स या जुए की लत से पीड़ित हो तो भी तलाक हो सकता है। बाल विवाह की बात करें तो कम उम्र में विवाह के कारण परिपक्वता में कमी आती है और जिम्मेदारी को समझने में असमर्थता होती है, इस वजह से तलाक भी हो जाते हैं। पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव की बात करें, जैसे व्यक्तिवाद, पति पति माना जाता है, पत्नी पत्नी मानी जाती है, मतलब एक दूसरे के अंदर अहम की भावना आ जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उपभोक्तावाद का बढ़ना, इन वजह से भी हमारे तलाक हो सकते हैं। इस स्वतंत्रता समानता की भावना की बात करें, क्या स्वतंत्रता समानता की भावना की बात करें तो महिलाओं में शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के कारण समानता के अधिकार की मांग बढ़ती जा रही है, इस वजह से तलाक भी हो जाते हैं। शिक्षा में वृद्धि की बात करें तो शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और अपेक्षाओं के प्रति अधिक जागरूक होता है। एकल परिवार और प्रेम विवाह की बात करें, एकल परिवारों में पति पत्नी के बीच तनाव का प्रबंधन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और प्रेम विवाह में परिवार का समर्थन कम ही मिलता है। प्रेम विवाह में परिवार उनका समर्थन नहीं करता, इस वजह से उनके बीच में तलाक हो जाते हैं। अब बात करें तलाक होता है तो इससे क्या होता है, तलाक के प्रभाव की बात करें तो तलाक के व्यक्ति, परिवार और समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। कैसे? सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो परिवार में तनाव आता है। तलाक होता है तो पति पत्नी और बच्चों के बीच में गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा होता है। तीनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में तो होता ही होता है, बच्चों में भी हमारे गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तनाव आता है। फिर आर्थिक नुकसान की बात करें, तलाक क्या करता है, आर्थिक वित्तीय अस्थिरता, संपत्ति के बंटवारे और दो घरों का खर्च उठाने के लिए मजबूर करता है। पति क्या करता है, हमारे दो घरों का खर्च उठाना शुरू करता है तलाक के बाद। बच्चों के लालन पालन और शिक्षा की समस्या, बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, भावनात्मक असुरक्षा आती है और शैक्षणिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार के विघटन की बात करें तो संयुक्त या फिर एकल परिवार की जो संरचना है वो टूट जाती है। संयुक्त और एकल परिवार है ये भी टूट जाता है। सामाजिक आलोचना की बात करें, तलाकशुदा व्यक्तियों को सामाजिक रूप से कलंक या फिर आलोचना का सामना करना पड़ता है, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता जो व्यक्ति तलाक ले लेते हैं। फिर बाल अपराध और बाल श्रम की समस्या की बात करें तो टूटे परिवार के बच्चे अपराध और बाल श्रम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। गुजारे भत्ते की समस्या की बात करें तो गुजारा भत्ता प्राप्त करने और देने से संबंधित जो कानूनी और आर्थिक विवाद भी पैदा होते हैं। दूसरा विवाह मुश्किल हो जाता है, तो विशेषकर महिलाओं के लिए दूसरा विवाह करना सामाजिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है एक बार तलाक लेने के बाद। कईयों की तो शादियां ही नहीं होती तलाक के बाद। फिर हिंसा और प्रताड़ना की बात करें तो तलाक की प्रक्रिया के दौरान उसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहता है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद उत्पीड़न खत्म हो जाता है, उत्पीड़न फिर भी जारी रहता है। फिर संस्कृति के पतन की बात करें तो कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तलाक को सांस्कृतिक मूल्य का पतन माना जाता है। तलाक को क्या सांस्कृतिक मूल्य का पतन माना जाता है। तलाक के कुछ फायदे भी हैं, तलाक के सारे नुकसान ही नहीं है, तलाक के कुछ फायदे भी हैं। पहला फायदा आता है हमारा क्या, स्त्री की स्थिति में सुधार आता है। तो तलाक के माध्यम से महिलाएं उत्पीड़न से मुक्ति पा सकती है और आत्मसम्मान के साथ जीवन भी जी सकती है तलाक के बाद। दूसरा समानता का अधिकार, तो महिलाओं को विवाह में समान भागीदार के रूप में अधिकार देता है। यदि महिलाओं को समझ में नहीं आ रही तो तलाक ले सकती है। फिर सुखी वैवाहिक जीवन हेतु जरूरी, यदि संबंध असुधारणीय हो जाए, मतलब ऐसे संबंध हो जाए जिनको सुधारा नहीं जा सकता, तो तलाक एक दुखी
और हिंसक वैवाहिक जीवन से मुक्ति का रास्ता देता है। परंपरागत जो वैवाहिक समस्या है उनसे मुक्ति आती है, जिसमें दहेज, बेमेल विवाह, बाल विवाह जैसे जो समस्या है उनसे मुक्ति का एक साधन बनता है हमारे क्या, तलाक। बेमेल विवाह मतलब पति पत्नी में उम्र का बड़ा अंतर होना बेमेल विवाह होता है। फिर सामाजिक जीवन में संतुलन की बात करें तो तलाक क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन लाने में मदद कर सकता है। तलाक क्या कर सकता है, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन लाने में मदद कर सकता है, और ये संबंध क्या असहनीय हो सकते हैं। बात करें हमारे पति पत्नी में जिम्मेदारी की भावना का विकास, क्या पति पत्नी में जिम्मेदारी की भावना के विकास की बात करें तो तलाक के कानूनी और सामाजिक परिणामों के डर से, तलाक के कानूनी और सामाजिक परिणामों के डर से पति पत्नी अपने संबंधों के प्रति अधिक जिम्मेदार हो सकते हैं। पति पत्नी क्या अपने संबंधों के प्रति अधिक जिम्मेदार हो सकते हैं। क्या तलाक होना जरूरी है, क्या हम तलाक को रोक सकते हैं, यदि रोक सकते हैं तो उसके कौन कौन से उपाय हों। तो तलाक की दर को कम करने और स्वस्थ वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे पहला तरीका हमारा लैंगिक हिंसा और लैंगिक असमानता को दूर किया जाए। समानता और सम्मान पर आधारित संबंध विकसित करना, इसमें क्या पति पत्नी दोनों को क्या आपस में समानता और सम्मान पर आधारित संबंध स्थापित करने चाहिए। शिक्षा में वृद्धि की बात करें तो विवाह पूर्व काउंसलिंग होनी चाहिए, संबंध प्रबंधन और संघर्ष समाधान कौशल के बारे में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। महिलाओं को क्या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए कि उनके कौन कौन से अधिकार है। फिर अलगाव को दूर करने के प्रयास की बात करें तो संबंधों में दरार आने पे पेशेवर परामर्श और मध्यस्थता के माध्यम से सुलह कराने के प्रयास कराने चाहिए, न कि तलाक कराने के प्रयास कराने चाहिए। नैतिक मूल्य में वृद्धि की बात करें, त्याग, सहिष्णुता, समझ और प्रतिबद्धता जैसे जो नैतिक मूल्य उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार की बात करें, व्यक्तिगत और सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का समाधान करना, क्यों, क्योंकि वे ये कि हमारे वैवाहिक तनाव का कारण बन सकते हैं। इस तरह आज एक समाजशास्त्र के एक टॉपिक के जरिए हमने जो तलाक का जो कॉन्सेप्ट है उसको ठीक तरह से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।